मॉर्निंग क्लास। अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। उस दिन हमने छोड़ दिया था बोर की अवधारणाओं पे। अब हम बात करेंगे बोर की थर्ड पोस्टुलेट। बोर की थर्ड पोस्टुलेट मीन्स अभिधारणा नंबर थर्ड। देखिए अवधारणा नंबर थर्ड क्या कहती है, ये अपन से कहती है, बोर ने बताया कि अपन को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों क्या होता है, रिवॉल्व होता है। अब इसने क्या और कई ऑर्बिट में होता है, ठीक है। अपन को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसमें क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। फिर इसके बाद अब इसने क्या कहा बोर ने कि अब मान लेते हैं कई सारी कक्षाएं, तो हम मान लेते हैं ये हमारी निम्न ऊर्जा स्तर है। निम्न ऊर्जा स्तर मतलब नीचे वाली कक्षा, जिसको हम कह देते हैं n बराबर 1 और इसका ऊर्जा स्तर हम मान लेते हैं E1। दूसरी कक्षा कोई n बराबर 2, इसमें ऊर्जा मान लेते हैं E2 और इसको हम कह देते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। ऊपर वाली है तो सिंपल सी बात है उच्च ऊर्जा स्तर, और ये नीचे वाली है तो निम्न ऊर्जा स्तर। अब अपन को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च में जाएगा और उच्च से निम्न में जाएगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि जब अपन को निम्न छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाना है तो अपन को अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के लिए ट्राई करो कि जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल से मूव होगा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में, देन उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, ऊर्जा में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। ऊर्जा में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। सिंपल है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में मूव होगा देन उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, सिंपल बताओ, कमी। शाबाश। ऊर्जा में क्या होगी, कमी, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये चीज बोर ने बताई। दोबारा देखो कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में मूव होगा तो ऊर्जा में वृद्धि करेगा, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में क्या करेगा, अपनी में कमी करेगा। सिंपल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव टू लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल देन ऊर्जा विल बी क्या होगी, इंक्रीज। And if electron move high energy level to low energy level, then ऊर्जा will be decrease। सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ मैथमेटिकली रूप के लिए क्या कहे, उसने मैथमेटिकली रूप के लिए एक चीज बता दी कि इन दोनों ऊर्जा अंतरालों का ऊर्जा अंतर। अब ऊर्जा अंतर क्या है, इसका ऊर्जा अंतराल क्या है, E2, इसका ऊर्जा अंतराल क्या है, E1। इन दोनों का क्या है, अंतर, माइनस E2 माइनस E1 इक्वल होगा डेल्टा ई के उन दोनों ऊर्जा अंतरालों के ऊर्जा अंतर के। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। ये हमारी क्या आ जाती है, बोर की थर्ड अवधारणा। सिंपल है कहानी। अब देखो इस अवधारणा को हम थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को। कैसे, जैसे इसने कहा कि डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 है। अब हमको मालूम है, देखो E बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू होता है, नहीं होता। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को मैं यहां रखूं, E बराबर क्या आ गया, एच, न्यू की जगह क्या आ गया, C अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को यहां रखो, C अपॉन लैम्डा बराबर E2 माइनस E1। सिंपल है। H क्या होता है हमारा, प्लांक कांस्टेंट। C क्या है, लाइट वेलोसिटी। प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक नियतांक, कितनी वैल्यू होती है, 6.62 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। एंड देन C is light velocity, प्रकाश का वेग कितना, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने ये क्यों ले रहे हैं, यहाँ से अगर जैसे कि हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो न्यूमेरिकल उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो कैसे जनरेट होगा, उस न्यूमेरिकल को हम इजी फॉर्म में कर सकते हैं। इससे कैसे, देखो H और C ये दोनों वैल्यू, इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू बन के आएगी 12 मतलब 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर
E2 माइनस E1। ये क्यों किया? जैसे कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ गया, जब एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर या कोई अपन को एनर्जी फाइंड करनी है, तो H और C को वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बार बार, हमने एक बार सॉल्व कर लिया। कितना आता है? 12400। और एक इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और लेंथ अपने एंगस्ट्रॉम में बराबर E2 माइनस, यानी कोई न्यूमेरिकल आए तो हम इस वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल की या किसी भी कक्षक की ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, बोर की थर्ड अवधारणा। सिंपल है या नहीं है? अब देखो इस थर्ड अवधारणा में एक चीज और है, यहां से हमारा एक टॉपिक निकल के आएगा। अभी अपन ने क्या कहा था, बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है तो ऊर्जा में क्या करता है, वो कमी, यानी कि क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ऊर्जा का जो यह उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का यह उत्सर्जन किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो अपनी एनर्जी का उत्सर्जन किसकी फॉर्म में करेगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से हमारे पास अपना आगे का जो टॉपिक बनेगा वो आ जाता है। EMW क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में करता है, EMW की फॉर्म में। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन EMW की फॉर्म में करता है तो हमको क्या मिलती है, कुछ स्पेक्ट्रम श्रेणियां, स्पेक्ट्रम सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रम श्रेणियां। जैसा आपने को याद है, आपने पढ़ी होगी लाइमन, मामर, पाशन, बेकेट, फोन, वो स्पेक्ट्रम श्रेणियां मिलती है। वो कैसे मिलेंगे इसके थ्रू अभी हम आगे जब करेंगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना बाद में कि स्पेक्ट्रम श्रेणी कहां से आई, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन किसकी फॉर्म में, EMW की फॉर्म में। क्लियर है, इसको याद रखना। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं कि अब ये टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड समझ लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब कोई अल्फा कण, जब कोई अल्फा कण नाभिक की तरफ जाए, अपन को पता है, देखो एक बार याद कर लो उसको कि अल्फा कण जा रहा था, ये हमारा नाभिक था, नाभिक की तरफ रदरफोर्ड का यूज किया था ना, कि तो वो चल, देखो ये भी अल्फा पार्टिकल में क्या पॉजिटिव होता है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल चला चला चला, फिर न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पहले क्या होता है, रुक जाए, या अपन यूं सिंपल एक दो प्लस प्लस क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। तो ये अपन को ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी। तो इस टॉपिक का नाम है नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी, क्लोजेस्ट अप्रोच टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी, इसको कैसे समझेंगे, देखो ये एक हमारा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 कह सकते हैं, ये नाभिक होता है। ये क्या हो रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, v वेग के साथ चल रहा है। ये मेरा यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक, ये चलता गया। और मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर रुक गया, ये v वेलोसिटी जा रहा था, रुका, v इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जब ये न्यूक्लियस से इतना डिस्टेंस पहले रुका, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं r0। क्या मान लू मैं इसको, r0। सिंपल है कहानी। अभी हमने इसको, अब ये मुझे ये r0 फाइंड करनी है कि ये r0 कितनी है। तो इस r0 को फाइंड करने के लिए सिंपल सी कहानी है, छोटा सा एक तरीका है, याद रखना बहुत सिंपल, कि मैं कह देता हूं देखो यहाँ पर ये मेरी स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, और ये मेरी कंडीशन सेकेंड। देखो जब ये अल्फा पार्टिकल मूव हुआ विद v वेलोसिटी, तो क्या था, मैं इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, और जब ये यहाँ पे आया तो इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो देखो स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब अपन को मालूम है कि जब भी जो कोई पार्टिकल है मूव होता है विद वेलोसिटी v, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ mv²। जब कोई कण v वेग के साथ गति करता है तो उस कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv²। और जब कण गति कर रहा है तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा विल बी 0।
होगी? जीरो होगी। अब ये चला, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ अब ये आकर रुका तो V क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी निकालो, V की वैल्यू जीरो पुट करो, क्या आ जाएगी? जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्थिति ऊर्जा क्या होगी? देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। स्थिति ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है कि K Q1 Q2 अपॉन R। K इज कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या है? हमारे दो पार्टिकल, दो कण, दो आवेश जिसकी हम बात करते हैं। R क्या? डिस्टेंस। तो देखो यहाँ किस किस की बात हो रही है? एक तो अल्फा, सेकंड न्यूक्लियस। तो मैं Q1 की जगह क्या कर दूं? अल्फा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता कि K Q1 की जगह अल्फा लिख दिया, Q2 की जगह ZE न्यूक्लियस लिख दिया, R। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा पर चार्ज कितना होता है? आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का दुगुना। तो अब अल्फा की जगह क्या लिख दूं? कि देखो K का तो K, अल्फा की जगह क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन का दुगुना चार्ज होता है 2e, और Q2 क्या न्यूक्लियस है, तो ये ZE अपॉन R। डिस्टेंस R0 मानी तो ये R0। सिंपल है, तो इसको लिख दो Pe2 बराबर क्या आगे बच्चों हमारे पास? K2 है ये 2K ZE स्क्वायर अपॉन R0। ये कुछ नहीं है, ये निशान है इसमें ना, ठीक। 2K ZE स्क्वायर अपॉन R0, ये क्या आ गया हमारे पास? P2। अब देखो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन 1 में आ गई, कंडीशन 2 में भी ये दोनों चीज आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने कई बार पढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कि एनर्जी कैन नॉट बी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, इट ओनली ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका? कि ऊर्जा को कभी भी ना नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये कह सकते हैं ये बात। तो देखो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं हम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो पहला ऊर्जा क्या थी हमारे पास? Ke1 प्लस Pe1, टोटल एनर्जी लेंगे पहले। बाद में क्या थी? Ke2 प्लस Pe2। सिंपल है। Ke1 की वैल्यू रखो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, Pe2 की वैल्यू, Pe1 की वैल्यू 0, Ke2 की वैल्यू 0, Pe2 की वैल्यू रखो कितनी आई? 2K ZE स्क्वायर अपॉन R0, क्या बराबर क्या हो जाएगा? तो चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले ये स्टेप लिख लेते हैं। हाफ ऑफ mv स्क्वायर बराबर 2K ZE स्क्वायर अपॉन R0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, R0 बराबर 2K ZE स्क्वायर बटे हाफ ऑफ mv स्क्वायर। दिस इज योर क्लोजेस्ट पाथ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी। अब देखो यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है वो भी देख सकते हैं। जहां वेयर के क्या है अपना कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। जेड क्या है हमारा? एटम नंबर, परमाणु क्रमांक। ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.10 × 10⁻19 कूलम्ब। हाफ mv स्क्वायर क्या है? हाफ mv स्क्वायर क्या होती है हमारी? काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसको हम क्वेश्चन जब देखेंगे उसकी अलग अलग फॉर्म में दे देता है इस हाफ ऑफ mv स्क्वायर की वैल्यू, तो वो किस हिसाब से देगा वो अपन इन चीजों को देखेंगे। सिंपल है बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब देखो इसके ऊपर डिपेंड होता है एक न्यूमेरिकल अपना स्टेट, अपने क्या कहते हैं एग्जाम में 1 या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है इसके ऊपर, और बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, वो किस हिसाब से आता है वो हम आपको भी बताएंगे, और उस न्यूमेरिकल को करना आप एक बार में सीख जाएंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। सिंपल है, हम इसको साफ कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम रहने देते हैं, हमारे काम का है। चलो बाद में लिखते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल क्या आता है, क्वेश्चंस क्या आता है देखिए। इसने क्या कहा कि कोई कण, कोई भी कण मान लेते हैं जो आपकी इच्छा करे उस कण को मान लो, कि कोई कण एक स्वर्ण नाभिक की ओर, स्वर्ण
नाभिक की ओर 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ जा रहा है, तो नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा कि जब कोई कौन की स्वर्ण नाभिक या मैं तांबे का नाभिक लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, की ओर जा रहा है, तो वह नाभिक की ओर जब जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो उससे निकटतम पहुंच की दूरी क्या था, अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है। तो देखो आर नोड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2k z² अपॉन हाफ ऑफ mv²। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू है। k की वैल्यू है तुम्हारे पास, क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 - 10⁻⁹ कूलम। ये देखेंगे अभी z और बचा क्या, हाफ ऑफ mv। अब देखो ये दो वैल्यू तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज होनी नहीं है। z की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में देगा, वो लिखा हुआ। अब उसने दे दिया, हमने मान लेते हैं z बराबर उसने हमको दे दिया 29। सिंपल है, क्वेश्चन में देगा हमेशा। या फिर ये कहा है ना उसने स्वर्ण नाभिक, अगर ये देता है वो अलग से क्वेश्चन में फिक्स है, देता ही देता, नहीं देता तो आप इसको देख लेना कि कौन सा परमाणु कौन सा तत्व लिया तो उसका परमाणु क्रमांक क्या है। अब हाफ mv², हाफ mv² के लिए उसने क्या कहा है, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये पता कैसे चला कि सर ये हाफ mv², तो हमेशा याद रखो जब भी वो सवाल में कहे कि इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा के साथ, इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्रता के साथ, इलेक्ट्रॉन इतनी प्रदीपन तीव्रता के साथ, इलेक्ट्रॉन इतनी वैल्यू के साथ जा रहा है, तो वो सारी सभी वैल्यू किसकी होंगी, गतिज ऊर्जा की। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखो 27 का तो 27 इंटू मेगा मतलब कितना होता है 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। आगे सारी वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। आर नोड बराबर देखो 2 का तो 2, k की वैल्यू रखो 9 × 10⁹, z की वैल्यू रखो 29, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90 अपॉन r की वैल्यू रखो 27 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻90, और यहाँ स्क्वायर पे 2 बार। ठीक है। अब आप लोगों की सर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, बिल्कुल हो गई। तो देखो इसको शॉर्ट करने का एक तरीका है कि आप बस एक बार इसको सोल्व करके रखना है। तो देखो कैसे याद, देखो क्या क्या वैल्यू चेंज होगी मैं उनको बोला बताऊं। एक तो ये 29 चेंज होगा, हमेशा होगा चेंज, और ये जो 27 है 27 के देखो दूसरा नंबर आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं आना, तो इसकी जगह ये 2 नंबर चेंज हो, बाकी नंबर सेम है ना, कोई नंबर चेंज होने वाला। तो अपन क्या करते देखो, इससे ये कट गया, बिल्कुल सही है। 10 की पावर ये आप देखो 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 को काट दो, कितनी बच गई, कितनी बच गई 10 की पावर 3 किसकी, प्लस की, और ये -19 है तो कितना आ जाएगा माइनस के 16, 1.6 इंटू 10 की पावर -16 बटे में क्या है 27। और उसको नहीं रहा अपना चेक कर लो एक बार, 9 इंटू 18 हो गया, ये उधर जाएगा 25, 25 में से 9 हो गए 15 और 1 16, सही है। माइनस के हो गए 16, -6 प्लस के 3 और ये माइनस के 16, बिल्कुल सही, ये कट गया हमारा। हाँ अब देखो ये वैल्यू आ गई, दो चेंज, हाँ एक ये बच रहा ना अपना 29। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लो कि 18 इंटू 1.6 इसको गुणा करके जो भी आए इंटू 10 की पावर -16, जैसा मान लेते हैं इसको गुणा करने पे x आ गया हमारा, कि ये x गुणा इसको फिर सॉल्व करने पे इंटू 10 की पावर -16 गुणा ये वैल्यू 29/27, बस इतना सा होगी लो कैलकुलेशन। कि कोई सवाल आ गया, ये वैल्यू तुम्हें याद है यहां तक, अब क्या करो परमाणु क्रमांक बटे जो वैल्यू दे रखी है ये आंसर निकालो। क्लियर है कहानी, बस ये इतनी सी बात है, ये न्यूमेरिकल इसका आराम से हो जाएगा आपका। समझ में आई कि नहीं बेटा बात,
ये आपकी निकल गई नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी और इसके ऊपर कोई भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल। अब देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू मतलब सॉरी आर नोड की वैल्यू दे देगा और आपसे गतिज ऊर्जा पूछ लेगा। ये कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उल्टा थोड़ा घुमा के दे सकता है, सिंपल है। तो ये हमारा आज ही खत्म हुआ नाभिक के इसमें पर एटम के बारे में जो भी जिस साइंटिस्ट ने कहा था। अब हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे, आगे के पोर्शन की तरफ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर सकते हो।